Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we will be discussing about nucleophilic substitution reactions and the mechanisms of SN1 and SN2 reactions. जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं और उनकी टाइप्स, यानी कि SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि SN1 रिएक्शन कब होता है, SN2 रिएक्शंस कब होता है, इनका ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग किस तरह से किसी भी मैकेनिज्म को देखकर डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन जो है वो SN1 होगा या SN2 होगा। इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हुए कुछ एग्जांपल्स लेंगे इस ग्रुप में, इस लेक्चर में। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना हमारे पास वो है कि कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन का क्या मतलब है कि जो कार्बन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी कार्बन एटम है या फिर एलाइलिक कार्बन एटम है, कोई अल्कोहल या कोई अल्काइल हैलाइड जो है वो एलाइलिक है, या उसमें क्या सीन है, यानी कि कार्बन का स्केलेटन क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो कार्बन जो है वो स्टेबल केटाइन बनाएगा तो मैकेनिज्म SN1 होगा। अगर कार्बन स्केलेटन के अंदर से जो एटम रिमूव होगा उसके बाद वो जो केटाइन बनाता है वो अनस्टेबल होता है तो हम कहेंगे कि SN2 मैकेनिज्म होगा। अब हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी स्टेबल केटाइन बनेगा ना, तो स्टेबल केटाइन जब बनेगा तो वो सेचुरेटेड कार्बन एटम होगा पीछे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कार्बन एटम या ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सेचुरेटेड होगा, यानी कि उसके पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा बल्कि सिंगल बॉन्ड्स होंगे और कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, 4 बॉन्ड्स होंगे उसमें, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अनस्टेबल केटाइन की, तो अनस्टेबल केटाइन तब बनता है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से अनस्टेबल केटाइन बनता है और जब भी अनस्टेबल केटाइन बनता है वो सर्वाइव ज़्यादा देर नहीं कर सकता, वो फ़ौरन नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस करता है और SN2 मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होकर प्रोडक्ट देता है हमें। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो केटाइन को अनस्टेबल बनाए। हमने क्या कहा कि अनस्टेबल केटाइन जो है वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो केटाइन को अनस्टेबल बनाए, मतलब कि वो सपोर्ट कर रहा है SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब भी केटाइंस जो हैं वो हाईली सब्सटीट्यूटेड हों तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये मैं आप लोग को बात पहले भी बता चुकी हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्शरी कार्बन एटम प्रेजेंट है या टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसके इर्द गिर्द अगर बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे, हाईली सब्स्टिट्यूटेड केटाइन होगा वो, तो वो बल्कि ग्रुप्स या वो अल्काइल ग्रुप्स जो है कार्बन को सपोर्ट करेंगे, उसकी डेफिशिएंसी को कम करने में हेल्प करेंगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि वो केटाइन जो है वो स्टेबल होता जाएगा, उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। क्यों ऐसा, अब हम एक और सवाल पैदा होता है कि केटाइन्स जो हैं यानी कार्बोकेटाइन्स जो हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कार्बोकेटाइन जब बनता है ना, तो आपको पता है कि केटाइन कब बनता है, जब कोई एक जो मतलब एक बॉन्ड कोई ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ जाती है यहाँ पर इस तरह से। इस डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कार्बन के पास अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, और जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, यानी कि पाए बॉन्ड या पाए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो इस तरह से, तो हमें पता है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसे क्योंकि ये खाली है, इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और एनर्जी ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केटाइंस की स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन कार्बोकेटाइंस स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर और इधर भी आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर जो एटम्स, ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी डेफिशिएंसी को कम करने में इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी को कम करने में सपोर्ट कर रहे होते हैं, और क्या होता है, इससे इसकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि SN1 में तो भाई ये बहुत अच्छी है कि बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड केटाइन है, तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म्स की, अगर यही चीज़ SN2 मैकेनिज्म में हो रही है ना कि उसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड एटम्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा SN2 रिएक्शंस में कि जब हमें पता है न्यूक्लियोफाइल भी सेम टाइम पे जो है वो अटैक करता है, उसी टाइम पे लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है। अब होगा क्या कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप ने लीव करना होगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिशिएंसी अभी नहीं आई, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है साथ ही और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, उसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड पर भी एक ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड पर भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आके अटैक करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यही चीज़ जो SN1 के लिए फेवरेबल है, कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, यही चीज़ जो है वो SN2 मैकेनिज्म्स के लिए फेवरेबल नहीं है, बल्कि उसके लिए ये चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हिंड्रेंस होगी, स्टेटिकली हिंड्रेड होगा कि कहीं से भी वो अटैक नहीं कर पा रहा होगा, तो रिएक्शन इतना फेवरेबल नहीं होगा, अच्छी तरह रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा।
तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर स्टेरिकली क्राउडेड होगा तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कीटाइंस जो हैं वो फेवरेबल हैं SN1 मैकेनिज्म के लिए, SN2 मैकेनिज्म के लिए वो फेवरेबल नहीं है। फिर क्या होता है कि अगर कोई छोटे से एटम्स लगे हुए ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम लगा हुआ हो साथ, तो वो फेवरेबल होता है क्योंकि उसको कोई बल्कि ग्रुप तो वो है नहीं जिसको क्रॉस करना मुश्किल होगा, तो वो इजीली फिर परफॉर्म कर लेता है SN2। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स की जिसमें हम देखेंगे कि वो SN1 चूज़ करते हैं या फिर SN2, यानी कि स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आप लोग बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो SN1 फेवरेबल परफॉर्म कर सकता है या फिर SN2। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है कुछ स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है मिथाइल हैलाइड। अब मिथाइल हैलाइड उन्होंने पूछा टाइप कौन सी है, हमने कहा मिथाइल है उसमें ना, ठीक है, मिथाइल हैलाइड है ये। उसके बाद है SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा। अब आप लोगों को पता है कि SN1 रिएक्शन देने के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना ज़रूरी है। तो अब आप लोग देखेंगे अगर यहाँ से हम हैलाइड को रिमूव कर दें और यहाँ पर सिर्फ मिथाइल बचे तो ये स्टेबल बनाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं। अब आप फॉर एग्जांपल इसको आप लोग यहाँ से ब्रेक करें, ठीक है, और यहाँ पर बचता है मिथाइल यानी कि CH3 पॉजिटिव। अब इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए कार्बन या कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, तो हम कहेंगे SN1 नहीं करेगा, ये SN2 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी, यानी कि RCH2X है। तो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में भी हम सेम चीज़ें देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है CH3 CH2 और कोई भी X है। जब ये केटाइन बनाएगा यानी कि जब इसमें से X लीव करेगा और पीछे जो अल्काइल ग्रुप बच जाएगा, तो आप इसके पास देखें इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए जिस पर डेफिशिएंसी आई है कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसीलिए ये भी स्टेबल नहीं बनाएगा कार्बोकेटाइन, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी SN2 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या सीन होता है कि सेकेंडरी में आप लोग देख सकते हैं कि वो इन बिटवीन है, मतलब वो SN1 रिएक्शन भी अंडरगो कर सकता है और SN2 रिएक्शन भी अंडरगो कर सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और टर्शरी से थोड़ा कम स्टेबल बनाएगा। इसी तरह SN2 मैकेनिज्म भी ये शो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कैसा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर उसकी बेसिसिटी कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये चीज़ सेकेंडरी के लिए ये चीज़ डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक कर रहा है, तो वो फिर बताएगा कि SN1 मैकेनिज्म शो करेगा या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वो रिएक्शन अंडरगो करेगा। लास्ट हमारे पास है टर्शरी। टर्शरी जो है वो इंतहाई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, तो यकीनन ये जो है ये शो करेगा SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर उसकी बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेसिक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइंस, मतलब कि टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्यों अचीव वो करते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि टर्शरी केटायन्स जो होते हैं वो खासे स्टेबल होते हैं, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके आसपास बहुत सारे ऐसे एटम्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको स्टेबल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि टर्शरी ब्यूटाइल कीटाइन जो होते हैं उनको प्लेनर होना ज़रूरी है। अगर वो प्लेनर नहीं होते, वो प्लेनर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लेनर नहीं होते ना, तो फिर वो स्टेबलाइज नहीं होंगे और फिर हम कहेंगे कि रिएक्शन नहीं हो सकता SN1 रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन भी। तो दोनों रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसको प्लेनर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहा है कि स्पीशी विच एग्जिस्ट इन सोल्यूशन आर स्टेबल, मिथाइल कीटाइंस आर नॉट फॉर्म्ड इन सोल्यूशन। अब उन्होंने क्या कहा है कि टर्शरी कीटाइंस जो होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं देन मिथाइल कीटाइन तो बनते ही नहीं है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, तो इस सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ऐसी सोल्यूशन में ना कोई भी ऐसा स्पीशी क्रिएट होता है जो सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर सके। जब मिथाइल कीटाइन जो है इतना स्टेबल है ही नहीं कि ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर सके, तो ये बनता भी नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेसिक इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस कम फ्रॉम इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इंस्टेबिलिटी आती क्यों है, हम क्यों कहते हैं कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो अनस्टेबल होता है या कार्बोकेटाइन जो होता है वो स्टेबल होता है। ये क्यों मसला आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी होती है और डेफिशिएंसी की वजह से उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उस एम्प्टी ऑर्बिटल की एनर्जी को कम करने के लिए आसपास वाले एटम्स जब उसकी एनर्जी को कम करने के लिए कंपनसेट करते हैं, कंपनसेट करने के लिए हेल्प करते हैं या फिर
साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या लॉन पेयर होता है, तो वो हेल्प करता है कि उसको स्टेबिलिटी अचीव करे। तो अगर वो नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि कार्बोकेटाइन जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि कार्बोकेटाइन मस्ट हैव स्पीशी विच कैन गिव इट इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ एंड टू रिमूव इट्स डेफिशिएंसी। ठीक है, फिर उन्होंने यही बात की है कि किसी कीटाइन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि उसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि उसकी एनर्जी बहुत लो हो और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो मतलब यही वही जैसे वेस्पर ने हमें कहा था कि एनर्जी कब कम होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स या जब एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने फासले पर होते हैं, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि उनके दरम्यान में रिपल्शन नहीं होती। अगर वो करीब करीब होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी और रिपल्शन होने के नतीजे में उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से हम कहेंगे स्टेबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है कि दो स्ट्रक्चर्स होते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कीटाइन के, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब ये लोअर हायर एनर्जी मैं आपको यहाँ इस डायग्राम से समझा दूँगी इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास है प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कीटाइन और ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कीटाइन। अब देखें इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्लेनर में कि यहाँ पर मिथाइल एक जो है वो कार्बन के बैक पर प्रेजेंट है। ठीक है, और एक जो है वो कार्बन के फ्रंट पर प्रेजेंट है और एक कार्बन की साइड पर प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पास डेफिशिएंसी वाला है यानी एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये इस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड है दरमियान में। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तो इसमें मिथाइल जो है साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है उसमें कि मिथाइल साइड पर प्रेजेंट और ये एक साइड पर है, sp3 ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और प्लेनर स्ट्रक्चर में से हम लोग कहते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल और इसी तरह से ये दोनों मिथाइल बहुत खासे करीब हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं है, वरना आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर ये समझ में आती है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इनके अंदर क्या है कि रिपल्शन हो रही है, हालांकि ये बॉन्डेड है। हमने पढ़ा है कि लॉन पेयर को सबसे ज़्यादा रिपेल करता है, लेकिन बॉन्ड पेयर भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है और इस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर से स्टेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, वो अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला मिथाइल पीछे है कार्बन की, ये वाला मिथाइल सामने और ये वाला साइड पे, तो इनमें खासा डिस्टेंस है। इनमें इतना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अचीव इन्होंने किया हुआ है कि इनके दरम्यान में रिपल्शन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा कम है। और जब रिपल्शन कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब होप्स आप लोग को ये समझ आई हो कि हम क्यों कहते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं कि प्लेनर में क्या होता है कि लोअर एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं sp2 और हायर एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी कि ये वाला ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये वाले ऑर्बिटल जो है ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा फासले पर हैं कि इनके दरम्यान में रिपल्शन नहीं हो रही। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना हायर एनर्जी फील्ड sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ये sp3 ऑर्बिटल्स तो हैं मगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि एक दूसरे को कंटिन्यूसली रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता तो इनमें रिपल्शन ना होती और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, लेकिन इनमें रिपल्शन हो रही है, इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लोग स्टेबल नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें आप लोग क्या बात सीखेंगे कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ना, तब मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। बेशक वो SN1 रिएक्शन अंडरगो करे या SN2 रिएक्शन अंडरगो करे, उसका प्लेनर होना लाजमी है। अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, हम उससे कंक्लूड करते हैं कि यही तो वेस्पर ने कहा था। वेस्पर थ्योरी ने भी तो यही कहा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और कम से कम रिपल्शन होगी। तो ऑर्बिटल्स के लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी एनर्जी जो है वो कम हो ताकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिपल्शन कम हो। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन से, ना कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और वही अंडरगो करेगा अच्छा रिएक्शन और वो हमें गुड यील्ड देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबलाइजेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन बाय CH और CC बॉन्ड्स। इसका जो है ना आप लोग समझेंगे ज़्यादा बेहतर तौर पर जब आप लोग डायग्राम देखेंगे। हम लोग पहली लाइन डिस्कस करते हैं, स्टेबलाइजेशन कम्स टू प्लेनर स्ट्रक्चर फ्रॉम वीक डोनेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ केटाइन। अब उन्होंने यही कहा कि स्टेबलाइजेशन कहाँ से आती है कार्बोकेटाइन में, स्टेबलाइजेशन तब आती है जब कार्बोकेटाइन के साथ जो एटम्स प्रेजेंट है, जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए थोड़ा सा कंपनसेट करें, खुद भी थोड़ा सा बॉन्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दें उसको, या उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए उसको हेल्प आउट करें। ठीक है, तो क्या होता है जब टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 डोनेशन के लिए 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है एट अ टाइम।
जब 3 लोग आपके पास प्रेजेंट है आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको क्या कमी होगी, डेफिशिएंसी तो नहीं होगी फिर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि मिथाइल किस तरह से जो है वो कंपनसेट करता है, किस तरह से उसको डोनेट करता है, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम ये बाद में थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थ्योरी देखेंगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, ये हमारे पास है टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन में ये हमारे पास है MTP ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है, और ये तीसरा मिथाइल ग्रुप है जो पीछे प्रेजेंट था ना, हम उसको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट है। ये हमारे पास कार्बन का लोब है, हमें पता है कार्बन इस तरह होता है और हाइड्रोजन जो है वो इस तरह लगा होता है। एक हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पर होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पर लगा हुआ होगा, ठीक है। एक इधर होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पर लगा हुआ होगा। अब होता क्या है, किस तरह से ये कंपनसेट करते हैं, ये इस तरह से कंपनसेट करते हैं कि यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है ना CH3 का ग्रुप, ये C के साथ जो ऊपर H प्रेजेंट है, इसका कार्बन का आप लोब देख रहे हैं, ये वाला लोब और ये वाला लोब पैरेलल आ रहा है। जब ये लोब पैरेलल आता है ना तब ये हेल्प करता है इसको स्टेबलाइज करने में, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन कैसे आती है, जब पाए इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है p ऑर्बिटल में, और ये कब होता है, जब वो पैरेलल हो। अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो डोनेशन नहीं हो सकेगी। अब आप लोग देखें, एक कार्बन तो ये था, आपने इसको देख लिया। अब फॉर एग्जांपल एक ये CH2 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसका, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान में जो बॉन्ड है, मतलब कार्बन का एक लोब है ना ये वाला, और हाइड्रोजन का सर्कल में है, तो ये पैरेलल आ रहा है इसके, तो ये हेल्प करेगा। इसी तरह अगर आप लोग ये वाला कार्बन देखें जो इसकी बैक पे है, जो इसकी बैक पे है, जब बैक पे वो प्रेजेंट होगा तब उसका लोब इस तरह से सामने आएंगे, तब वो पैरेलल होंगे तो वो उसको हेल्प करेगा। इसी तरह सामने वाला भी इसी तरह ही है, जब कार्बन सामने वाला इसके सामने आएगा तो ये देखेंगे पैरेलल पड़ रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपको बता रही है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से पैरेलल आ रहे हैं, यानी कार्बन का आइटम जो है वो फ्री जो ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है एक MTP ऑर्बिटल, उसके साथ पैरेलल किस तरह से आ रहा है। जब भी वो पैरेलल आएगा ना तब वो उसको लाजमी हेल्प करेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह इस वाली डायग्राम को अगर आप लोग देखें, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए साथ वाले सराउंडिंग आइटम्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल। उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि MTP ऑर्बिटल में वो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और 90 डिग्री पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आप लोग इसके अलावा बात करें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की ना, जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना तो उसमें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से कंपनसेट नहीं हो पा रहा होता उसकी डेफिशिएंसी। अगर आप लोग ये वाले लोब्स देखें, यहाँ पर जो फ्री ऑर्बिटल है ना, एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल जो है वो साइड पर प्रेजेंट है। जब आप मिथाइल का करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये वाला मिथाइल है, यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका जो है वो लोब प्रेजेंट है, तो ये किस तरह, ये इसके पैरेलल नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप ये वाला मिथाइल देखें, इस मिथाइल का CH2 ग्रुप होगा और साथ में इस तरह से यहाँ पर कार्बन का जब आप लोग देखेंगे तो वो इसके पैरेलल नहीं आ रहा। ऑर्बिटल्स जो है वो पैरेलल जब आएंगे ना तभी वो कंपनसेट कर सकते हैं, तभी वो हेल्प कर सकते हैं। इनमें से किसी का ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल नहीं आ रहा, और अगर आ भी सकता है तो किसी एक आध का आ जाएगा, तो लेकिन वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता उसको कंपनसेट करने में डेफिशिएंसी को, जितना ज़्यादा टर्शरी में उसको हेल्प मिलती है। तो अब आप लोग जब ये पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, अब आपको समझ आएगी ज़्यादा बेहतर तौर पर। उसमें उन्होंने क्या कहा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पॉइंट अप और डाउन, या अप हो या डाउन हो, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उन्होंने किसका कहा है, मिथाइल का। फॉर एग्जांपल CH2 बॉन्ड H, इस तरह ये उसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो एक हाइड्रोजन है ना, ये जब बॉन्ड बना रहा होता है तो इसको पैरेलल आना ज़रूरी होता है। व्हेन वन CH बॉन्ड ऑन ईच मिथाइल ग्रुप मस्ट बी पैरेलल टू वन लोब ऑफ MTP ऑर्बिटल एट वन टाइम, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो अच्छा होगा, कुछ बॉन्ड जो है वो बेटर होते हैं, जैसे कार्बन और सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना हुआ, अगर कार्बन का कार्बन के साथ ना हो, मिथाइल ना हो, सिलिकॉन हो, तो वो भी अच्छा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है ना, तो फिर भी बॉन्ड जो है वो अच्छा होगा, उसके लिए स्टेबलाइज होना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह हाइड्रोजन एटम को की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के पास आप लोगों को पता है कि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना उसके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये किसी भी केटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास C के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल का अगर हम मिथेन की एग्जाम्पल है, CH4 होता है, तो अगर वहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाए ना तो CH3 यानी मिथाइल को हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता कुछ भी, तो वो कंपनसेट नहीं कर सकता उसकी डेफिशिएंसी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर टर्शरी केटाइन जो है वो प्लेनर नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ना वो SN1 रिएक्शन अंडरगो करेगा और ना ही वो SN2 रिएक्शन अंडरगो करेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा कार्बन एटम को किसी भी राइट डायरेक्शन के साथ, तो जब वो अप्रोच नहीं कर सकेगा तो लिविंग ग्रुप को वो निकाल नहीं सकता, जब वो लिविंग ग्रुप को निकाल नहीं सकता तो रिएक्शन होगा ही नहीं,
ना SN1 रिएक्शन होगा, ना SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि SN1 के साथ भी वो रिएक्ट नहीं कर सकता, SN2 के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्लेनर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये वाला मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, जैसे आप लोग को नजर आ ही रहा है स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर नहीं है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। अब जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करेगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि बल्कीनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो उसको बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे आके इसको निकालना पड़ेगा, और वो राइट डायरेक्शन से अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एटम्स इस तरह के प्रेजेंट है, वो प्लेनर नहीं है। जिस तरह टेट्राहेड्रल में मुश्किलात हो रही थी, उसी तरह यहाँ पर भी होगी। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और उसकी वजह से हम पहले कहते थे ना कि स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो SN1 होगा, और अगर स्टेबल नहीं होगा तो SN2। लेकिन यहाँ पर SN2 भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ स्टेबिलिटी की नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर बात उसकी प्लेनर और नॉन प्लेनर होने की हो रही है। और जब वो प्लेनर नहीं होगा तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि मोस्टली केसेस में जो है ना, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो रैपिडली रिएक्ट कर देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से SN1 मैकेनिज्म्स में। SN1 में क्योंकि ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल निकल चुका है। जब न्यूक्लियोफाइल निकल ही चुका है पहले से ही, तो उस पर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसने फ़ौरन से साथ में बॉन्ड बना लेना है, और क्या होना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। अब नाम हमें बता रहा है टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है। एलाइलिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है किसी और कार्बन के साथ। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इस वाले को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वाला कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्ड में किसी और कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला कार्बन, इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इस पूरे को हम कहेंगे एलाइलिक केटाइन, ठीक है। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर हमें बताया गया टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल 2 मिथाइल ब्यूट3ईन 2 ओल, यानी कि 2 मिथाइल है, सेकंड वाले पे मिथाइल लगा हुआ है, और 3 ब्यूटीन है, और 2 ओल यानी सेकंड वाले कार्बन के ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, उन्होंने कहा है कि बहुत इजी है कि इसको बनाया जा सके SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। बोथ इट इज़ बिकॉज इट इज़ बोथ टर्शरी एंड एलाइलिक, क्योंकि टर्शरी भी है। अब टर्शरी होना भी स्टेबल केटाइन को सपोर्ट करता है, और उसका एलाइलिक होना भी स्टेबल केटाइन को सपोर्ट करता है। तो अब इसमें ये टर्शरी भी है, वो चीज़ भी सपोर्ट कर रही है, और साथ एलाइलिक भी है। जब टर्शरी भी है एलाइलिक भी है, तो दोनों चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सारा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। और जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है इंटरमीडिएट इज़ वेरी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। कार्बोकेटाइन जो होता है वो बहुत अनसिमेट्रिकल होता है। रिएक्ट्स ओनली एट लेस सब्सटीट्यूटेड एंड टू गिव प्रीनाइल ब्रोमाइड। प्रीनाइल ब्रोमाइड हम इसको कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूटेड। अब इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को ईजी उसमें बता देती हूँ। या आप लोगों को नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पर, इसमें क्या होता है, ये है इसकी टर्शरी पोजीशन, ये है इसकी प्राइमरी पोजीशन कार्बन की, ठीक है। टर्शरी पोजीशन पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस साइड से अटैक करता है आके, तो ये जो है ये बहुत बल्की है, ठीक है। बल्कि का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई कार्बन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बल्कि है। और इसके बाद अगर आप लोग देखें इस साइड से अगर कार्बन पर अटैक करें, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। हाँ, डबल बॉन्ड है, लेकिन वो इससे ज़्यादा ईजी है यहाँ पर अटैक करना, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चूज़ी होता है कि अटैक कहाँ से करना है। तो वो वहाँ से अटैक करेगा जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा। अब फॉर एग्जांपल ये वाला हाईली सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, ये वाला यहाँ पर कम बॉन्ड्स है, कम लोगों से अटैच है ये, तो हम कहेंगे कि वो लेस सब्सटीट्यूटेड वाली साइड से अटैक करेगा और प्रीनाइल ब्रोमाइड बनाएगा। प्रीनाइल ब्रोमाइड, इस वाले मॉलिक्यूल को हम प्रीनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसमें हुआ क्या है रिएक्शन में कि यहाँ पर OH प्रेजेंट था, अब क्या हुआ, HBr ने यहाँ पर अटैक किया। जब HBr ने यहाँ पर अटैक किया, या आप लोग सिंपल ये भी कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ H ने अटैक किया। हम डालते तो पूरा HBr है, लेकिन जब हम मैकेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाली H डला है, वो H यहाँ पर आकर अटैच हो गया। जब वो ये H यहाँ पर आकर अटैच हुआ है तो ये बन गया OH2 पॉजिटिव। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो गए, इसीलिए इस पर पॉजिटिव का साइन आया हुआ है। तो वाटर, ये बना हुआ भी वाटर है, ये कहेगा मैं अपना बॉन्ड तोड़ के साइड पे हो जाता हूँ ताकि स्टेबिलिटी अचीव कर सकूँगी। क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, साइड पे हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, वाटर,
ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अब जब ब्रोमीन अटैच हुआ है, ठीक है, तो जब ब्रोमीन अटैच हुआ है तो ये जो ये था ना हमारे पास डबल बॉन्ड, ये ट्रांसफ़र हो गया इस साइड पर। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, रेजोनेंस होती रहती है, तो यहाँ पर जब रेजोनेंस होगी उससे ये वाला जो बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, और ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा कार्बन। तो हमने क्या कहा कि प्रीनाइल ब्रोमाइड्स क्या होते हैं। प्रीनाइल ब्रोमाइड जो है वो बहुत सारे प्रीनाइल ब्रोमाइड्स मिलके टर्पीन्स बनाते हैं। टर्पीन्स क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। तो प्रीनाइल ब्रोमाइड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर मेकिंग क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स नोन एज टर्पीन्स। होप सो आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राइटल क्लोराइड के बारे में। ट्राइटल क्लोराइड क्या होता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड है जो हम लैब्स के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये ईथर बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब ईथर कैसे बनता है, इससे ट्राइटल क्लोराइड के साथ जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन, देन ईथर इज फॉर्म्ड, और इसमें रिएक्शन जो होता है वो SN1 होता है। अब पहली बात क्या है कि ट्राइटल क्लोराइड होता क्या है। तो ट्राइटल क्लोराइड एक ऐसा क्लोराइड होता है जिसके साथ 3 फिनाइल, फॉर एग्जांपल ये एक फिनाइल ग्रुप है, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप है, ये तीसरा फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये Cl के साथ अटैच है। जहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ये मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम ट्राई फिनाइल मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, और इसको अगर शॉर्ट नेम बुलाना हो तो ट्राइटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ट्राइटाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायराइडीन। ये स्ट्रक्चर है पायराडीन का। इसमें क्या होता है, इसका होता है C5H5N। ठीक है, ये है हमारे पास पायराडीन। तो पायराडीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ट्राइटाइल ईथर। ठीक हो गया, तो ट्राइटाइल ईथर बनाता है। अब हम बात करेंगे इसमें, ये रिएक्शन तो सिंपल ही आप लोग को नज़र आ रहा है कि इसमें क्या हुआ, ये क्लोरीन जो है वो रिमूव हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, HCl निकला है। ठीक है, इस रिएक्शन में HCl बनता है, यहाँ पर HCl निकला है, और क्या हुआ है साथ में कि ये ईथर बन गया, मतलब कि ये वाला जो कार्बन था इसने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और जो है साथ CH2 और R उसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इसमें कुछ खास मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे कि हम इसमें जो चीज़ें यूज़ की हैं उनका क्या रोल था। तो पायराडीन की अगर हम बात करें तो पायराडीन जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइटाइल क्लोराइड की, तो जो ट्राइटाइल क्लोराइड होता है ना, ये खासा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कि ये इनर्ट हो जाए। इनर्ट यानी कि ये रिएक्ट ही ना करे। स्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, लाइक इनर्ट हो, वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, लेकिन ये फिर भी रिएक्ट करता है, इनर्ट नहीं है ये। उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं पायराडीन की तरफ। तो पायराडीन जो होता है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। हमें पता है कि सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, और क्या होता है कि वो सोल्यूट की कंपोजिशन या सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको चेंज नहीं करता, उनको वैसे का वैसे रहने देता है, उसके साथ रिएक्टिव नहीं होता और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या बात की कि पायराडीन जो होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन निकाल दे। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं करता पायराडीन, बल्कि क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ पर ओ की जो मतलब ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो खुद ही उसको रिमूव करता है। तो पायराडीन जो है इसीलिए हमने कहा कि बेस के तौर पे एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर बेस के तौर पे एक्ट करती फिर ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करा देती यहाँ से। ये बेस के तौर पे एक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और इसकी जो pKa वैल्यू है वो अबाउट 15 है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि हम इसको बेस के तौर पर नहीं यूज़ करते, बल्कि हम इसको जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। नो पॉइंट इन यूजिंग अ बेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक RCH2O एज द न्यूट्रल अल्कोहल इज एज गुड इन एन SN1 रिएक्शन। हम पायराडीन को नहीं यूज़ कर रहे बल्कि हम एक अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इंस्टेड द ट्राइटाइल क्लोराइड आयनाइज फर्स्ट टू ट्राइटाइल केटाइन विच कैप्चर्स द प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका इन्होंने ना आगे मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो हम लोग पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम ये वाले पॉइंट्स बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तौर पर समझ आएगी। तो अगर हम लोग देखें इसका जो मैकेनिज्म उन्होंने दिया है, तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्राइटाइल क्लोराइड प्रेजेंट है। इसमें क्या हुआ, पहले क्लोरीन लीव किया, क्योंकि SN1 रिएक्शन, SN1 में क्या हुआ, पहले क्लोरीन लीव कर गया और ये केटाइन बन गया। ये केटाइन काफ़ी स्टेबल है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अल्कोहल आया, प्राइमरी अल्कोहल आया, उसने यहाँ पर अटैक किया, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर था, ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया, अटैच तो ये हो गया,
ठीक है, ऑक्सीजन अटैच तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव का साइन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं। तो अब ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है कि वो एक बॉन्ड तोड़े। तो क्या होगा, सबसे ईजी वे यही होता है, हमेशा बेचारे हाइड्रोजन को निकाल देते होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव कर दिया है। अब पायराडीन का रोल आया है। ठीक है, पायराडीन का क्या रोल आया है कि पायराडीन ने ये जो हाइड्रोजन वो निकाल रहा था उसको कैच कर लिया, यानी उसके साथ बॉन्ड बना लिया। और इसने, ये पायराडीन था, पायराडीन ने जब हाइड्रोजन को कैच किया, पायराडीनियम बनाया। ठीक है, पायराडीनियम इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पायराडीन। और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने भी अब 4 बॉन्ड बना लिए, जबकि ये 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसने यहाँ से ये हेल्प कर दी कि यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से Cl ऑलरेडी निकला हुआ था, यहाँ से अगर H भी निकल जाता ना तो यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन हो जाती, और जो हमारा रिएक्शन था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिएक्शन जो है वो एसिडिक हो जाता, रिएक्शन में एसिड की तादाद या मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती। तो पायराडीन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये एसिड ना बनने दे। ठीक है, ताकि ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर ले और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके एसिड ना बनाए। तो आपको यहाँ से रोल समझ आ गया होगा कि पायराडीन का क्या रोल है। पायराडीनियम बन गया, और साथ में क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया, तो ट्राइटाइल ईथर बन गया। ठीक है, अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते तो आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आएगी कि उनका क्या मतलब था। इंस्टेड द ट्राइटाइल क्लोराइड आयनाइज फर्स्ट टू ट्राइटाइल कीटाइन विच कैप्चर्स द प्राइमरी अल्कोहल। फाइनली क्या होता है कि पायराडीन जो होता है वो इज़ एबल टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सोनियम आइन। ऑक्सोनियम आइन हम किसको कह रहे हैं, जब वो वाला उस वाले आइन को जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया था, क्योंकि उसके बॉन्ड ज़्यादा हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि पायराडीन जो है वो बेस के तौर पे तो एक्ट नहीं करता, लेकिन वो कैटलिस्ट के तौर पर भी एक्ट नहीं करता, बल्कि वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। क्या करता है वो, कि HCl बनने से रोकता है, रिएक्शन को या प्रोडक्ट को एसिडिक होने से रोकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि पायराडीन इज ऑल्सो अ कन्वीनियंट पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर आयनिक रिएक्शन। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वो एक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि सॉल्वोलाइसिस। पहले हम बात करेंगे सॉल्वोलाइसिस क्या होता है। सॉल्वोलाइसिस का मतलब है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। जैसे हम लोग को पता है कि जो हमने पायराडीन यूज़ किया ना, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी था। तो सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है फिर। तो हाइड्रोलाइसिस ऐसा होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स इन 50% एक्वस एथेनॉल। अब उन्होंने कहा है कि इन सब में ना क्लोराइड ही है, अल्काइल क्लोराइड ही है, मतलब टाइप्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स हैं डिफरेंट। और क्या है कि रिएक्ट भी एक ही चीज़ से कर रहा है, 50% एक्वस एथेनॉल, एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है ये। और जो टेम्परेचर है वो 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब करना क्या है, उन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं और उन्होंने कहा आप कंपाउंड्स की शक्ल देख के बताएं कि भाई ये SN1 रिएक्शन अंडरगो करेगा या SN2। तो आप लोग किस तरह से कंपाउंड की शक्ल देखेंगे, आप लोग इस तरह से नहीं देखेंगे, बल्कि आप इसको कीटाइन बना के उसको देखेंगे कि भाई कीटाइन जो है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर कीटाइन स्टेबल होगा तो वो यकीनन SN1 फॉलो कर रहा होगा, और अगर कीटाइन स्टेबल नहीं होगा तो यकीनन उसमें SN2 हो रहा होगा। तो अगर आप लोग पहला पहला वाला देखें तो हमारे पास ये है प्राइमरी क्लोराइड। ठीक है, मतलब प्राइमरी हेलाइड है ये। इसमें आप लोग अगर क्लोराइड को रिमूव कराएं और कार्बन पर डेफिशिएंसी आए तो ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, क्योंकि साथ कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हम कहेंगे ये SN1 अंडरगो नहीं करेगा या SN2 अंडरगो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम कहेंगे सेकेंडरी जो है ना वो SN1 और SN2 दोनों कर सकता है, लेकिन ये SN1 जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ख़ास स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। अब उन्होंने दिया हमें टर्शरी वाला, टर्शरी क्लोराइड दिया। तो टर्शरी क्लोराइड जो है वो हमें पता है कि भाई ये तो SN1 ही बहुत अच्छा देता है, तो ये SN1 रिएक्शन ही देगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी बट एलाइलिक, मतलब प्राइमरी है, जैसे ये प्राइमरी था वैसे ये भी प्राइमरी है, लेकिन हमें पता है एलाइलिक जो है वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है। तो हमने कहा एलाइलिक है, इसका मतलब है यहाँ कार्बोकेटाइन जो है वो लवारिस नहीं होगा, यानी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर एलाइलिक बॉन्ड है, तो ये SN1 रिएक्शन ही देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलाइलिक केटाइन, लेकिन सेकेंडरी है। कैसे सेकेंडरी है कि मतलब इसके आगे भी और भी चल रहा है ये बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, लेकिन ये सेकेंडरी है। तो इससे हम लोगों ने क्या कहा कि सेकेंडरी है। उसके बाद ये फिर भी देगा, लेकिन ये SN1 भी दे सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट में हमारे पास एलाइलिक केटाइन है, वो टर्शरी है। ठीक है, तो टर्शरी है मतलब कि ये आगे भी अटैच हुआ हुआ है। और लास्ट वाला हमारे पास जो है वो है एलाइलिक भी है और बेंजाइलिक भी है।
प्राइमरी तो है लेकिन एलाइलिक भी है और बेंजाइलिक भी है, तो ये यकीनन सपोर्ट करेगा SN1 रिएक्शन को। जिसमें भी केटाइन जो है वो स्टेबल होगा वो SN1 को सपोर्ट करेगा। तो ये है हमारी लास्ट स्लाइड, और लास्ट स्लाइड में उन्होंने कुछ ख़ास नहीं बताया हुआ, वही बातें हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर है Me3C। इसका मतलब है कि 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट और कार्बन पर डेफिशिएंसी है, तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेबल किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सेकेंडरी जो है वो इतना कोई ख़ास स्टेबल केटाइन नहीं बनाएगा अगर हम कंपेयर करें टर्सरी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता, तो 2 मिथाइल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें 3 करें तो यकीनन ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर है एलाइलिक। एलाइलिक में आप लोग को पता है कि एलाइलिक में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड जो है वो चेंज होता रहता है और डेफिशिएंसी जो है वो भी इंटरचेंज होती रहती है, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी अचीव होगी, और इसी तरह बेंजाइलिक में आप लोग को नज़र आ रहा है कि बेंजाइलिक में भी स्टेबिलिटी जो है वो अचीव होगी, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है ये अंदर मूव करती रहेगी, बाहर मूव करती रहेगी, तो इसकी रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबल होगा। लास्ट हमारे पास है हेटेरोएटम स्टेबलाइज्ड। हेटेरोएटम भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जिसके पास लॉन पेयर है या फिर नाइट्रोजन जिसके पास लॉन पेयर है, तो ये भी स्टेबल रखते हैं किसी भी केटाइन को। तो ये था हमारे पास SN1 और SN2 के बारे में। नेक्स्ट वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स अबाउट दीज रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।